वो आदमी किनारे पर दो मछलियों को आते देखकर डर गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मछलियों का एक झुंड उस पर झपटा। देखते ही देखते उन्होंने उसे पूरी तरह से निगल लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ये क्रूर आदमखोर मछलियां बच्चे थी। ये कोई साधारण मछलियां नहीं थी, बल्कि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित म्यूटेंट थी। पूरी तरह से विकसित होने पर वे बहुत बड़ी हो जाती थी। सबसे छोटी का आकार 6 से 10 फीट था और सबसे बड़ी का आकार एक मछली पकड़ने वाली नाव के बराबर था। एक ही काटने से एक वयस्क व्यक्ति पूरा निगल सकता था। यहाँ तक कि पानी के राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ भी उनके लिए भोजन के अलावा कुछ नहीं थे। जॉन नाम के एक मछुआरे को पानी के अंदर छुपे खतरे का अंदाजा नहीं था। वो अपना जाल खींचने ही वाला था कि अचानक एक बुया पानी के अंदर चला गया। उसे लगा कि उसने कुछ पकड़ा है। उसे एक पल के लिए खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल एक शक्तिशाली शक्ति ने उसे सीधे पानी में खींच लिया। जब वो वापस सतह पर आने की कोशिश कर रहा था तो उसका पूरा दाहिना हाथ गायब हो गया था। उसने वापस नाव पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसी शक्ति ने उसे फिर से पानी में खींच लिया। खून ऊपर आ गया और जल्द ही केवल मछली पकड़ने वाली नाव ही बची। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि किसी ने नदी किनारे जॉन का क्षत विक्षत शव पाया है। शेरिफ को मगरमच्छ के हमले का संदेह था, लेकिन मेडिकल परीक्षक सैम ने देखा कि काटने के निशान मगरमच्छ से मेल नहीं खाते। सच्चाई का पता लगाने के लिए सैम ने एक जीव वैज्ञानिक मैरी को साथ लेकर घटनास्थल पर जांच करने का फैसला किया। रास्ते में मैरी ने सैम द्वारा दी गई तस्वीरों का अध्ययन किया और यह भी माना कि यह मगरमच्छ नहीं था, चूंकि वो स्थान समुद्र से बहुत दूर था, इसलिए ये शार्प भी नहीं हो सकती थी। ऐसा कौन सा जीव है जो किसी इंसान को इतना भयानक घाव दे सकता है? इस सवाल को मन में रखते हुए वे आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अचानक मैरी को कुछ दिखाई दिया। वो किनारे पर एक मगरमच्छ था जो बेसुध पड़ा था। हिम्मत जुटाकर उसने उसे एक यस्क से हल्के से छुआ, लेकिन तब तक वो मर चुका था और उसका केवल सिर ही बचा था। उसने अंदाजा लगाया कि उसे मछली पकड़ने वाली नाव के प्रोपेलर से चोट लगी होगी, लेकिन सैम ने ऐसा नहीं कहा। इस नदी में इतनी बड़ी नाव नहीं थी। रहस्य और गहराता गया। नदी के बहाव के साथ साथ उन्हें एल्मा नाम का एक बुजुर्ग मछुआरा मिला जो हाथ से कैटफिश पकड़ता था। बातचीत से उन्हें पता चला कि एल्मर जॉन का पड़ोसी था। सैम ने जॉन के घर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या उन्हें कोई सुराग मिल सकता है। एल्मर को पता चलने के बाद वो उन्हें नदी किनारे अपने छोटे से समुदाय में ले गया, जहाँ तैरते हुए खंभों पर बने घर थे। वहाँ उनकी मुलाकात जे की पत्नी ग्लोरिया और उसकी बेटी एलिजा से हुई, साथ ही एलिजा के बॉयफ्रेंड डैन से भी। ग्लोरिया ने बताया कि कुछ महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था जब एक भयंकर तूफान आया। उसके बाद ऊपर की ओर मछुआरों को एक अजीब मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। उसके बाद से नदी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक बार पानी में भरी मछलियां रातों रात गायब हो गई और फिर उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। क्या ये सब उस रहस्यमयी नाव से जुड़ा हो सकता है? सैम ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। एल्मा उन्हें उस जगह ले गया। मछुआरे ने कभी उस अजीब नाव पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह अभिशप्त है, लेकिन सैम और मैरी बिना किसी हिचकिचाहट के नाव पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला, सड़े हुए मांस की बदबू बाहर आ गई। कैमरे के फ्लैश का इस्तेमाल करके उन्होंने अंदर कई बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें देखी। मैरी उल्टी करने के लिए बाहर भागी, लेकिन सैम को कुछ मिला, एक अजीब मछली का तराजू जो मैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। एल्मर ने उन्हें जल्दी से जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मैरी मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ी, एल्मर फिसल गया और पानी में गिर गया। सतह के नीचे एक विशाल छाया घूम रही थी, जिसे तीनों ने नहीं देखा। जैसे ही सैम एल्मा को खींचने के लिए आगे बढ़ा, उसे एक अदृश्य शिकारी ने खींच लिया। जब सैम अपनी बंदूक लेकर मुड़ा तो एल्मा पहले ही जा चुका था। नदी में खून फैल गया और सदमे में सैम और मैरी घटनास्थल से भाग गए। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने नाव पर एक होमिंग सिग्नल चालू कर दिया था। ये सिग्नल जेफ नामक एक अमीर शिकारी ने पकड़ा था। ये पता चला कि इस पानी में राक्षस आनुवंशिक रूप से इंजीनियर विशाल सांप के सिर या फ्रैंकेनफिश थे। जेफ ने उन्हें अवैध रूप से पाला था और शिकार के लिए छोड़ दिया था। जेफ और उसकी शिकारी टीम सिग्नल का पालन करते हुए दलदल की ओर बढ़ रहे थे।
तैरते घर में वापस आकर उन्होंने तुरंत सबको बताया कि एल्मा को किसी जीव ने खा लिया है। हालांकि उन्होंने उसे साफ तौर पर नहीं देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह वही जीव है जिसने जॉन को मारा था और मगरमच्छ को खाया था। सुरक्षा की खातिर सैम ने उन्हें वहां से निकल जाने और पुलिस को सूचना देने का सुझाव दिया। मछुआरे के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए रात में यात्रा करना बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसी रात एक और भयावह घटना घटी। एक अन्य घर में रोलैंड, एक स्टोनर, ने अचानक पानी में कुछ हिलता हुआ सुना। उत्सुकतावश उसने एक टॉर्च पकड़ी और बाहर झांका। उसके होश उड़ गए जब एक अजीब मछली उसके ठीक सामने से तैरती हुई निकली। रोलैंड ने तुरंत अपनी पत्नी बॉबी को ये बताया, लेकिन जब बॉबी घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि पानी से एक बड़ी मछली निकली और रोलैंड के सिर को काट डाला। शोर सुनकर सभी लोग देखने के लिए बाहर भागे। बॉबी ने चिल्लाकर कहा कि पानी में कुछ है। मैरी को तुरंत एहसास हुआ कि वह जीव उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। सैम ने बॉबी को किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन वह महिला अपनी सुध बुध खो चुकी थी। घबराकर वह एक छोटी नाव में बैठकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने से पहले ही सांप के सिर ने उसे निशाना बना लिया। उसने उसकी नाव को नदी के बीच में पटक दिया, फिर नीचे से हमला किया, जिससे वह पलट गई और बॉबी पानी में गिर गई। पहली बार सभी ने राक्षस के विशाल आकार को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन बॉबी की मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद कोई भी समय पर उसके पास नहीं पहुंच सका। सांप का सिर तेजी से करीब आ रहा था। मछुआरे रिकॉर्डो ने गोली चलाई जो उसके पृष्ठीय पंख पर लगी और उसे कुछ देर के लिए पीछे धकेल दिया, लेकिन अपना शिकार खोने के लिए तैयार नहीं। सांप का सिर एक और हमले के लिए वापस आ गया। सैम ने भी गोली चलाई, लेकिन वो बेकार थी। अंत में वे केवल असहाय होकर देखते रहे कि सांप का सिर बॉबी होल को निगल गया। अब समूह में दहशत फैल गई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जीव मगरमच्छ को अपने भोजन की तरह खा सकता है। सैम को एहसास हुआ कि हाउसबोट अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पीड बोट स्टार्ट की, चालाक फ्रैंकेनफिश ने उसे तबाह कर दिया, जिससे उनके बचने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। एक पल में ही उम्मीद गायब हो गई। फिर सैम ने देखा कि बगल वाले हाउसबोट में एक इंजन लगा हुआ था। अगर वे उसे स्टार्ट कर पाते तो वे बच सकते थे, लेकिन दोनों घरों के बीच एक ही कनेक्शन था, एक रस्सी जिसमें सप्लाई को ले जाने के लिए एक मेटल की बाल्टी थी। यह शायद सैम का वजन नहीं उठा सकती थी, इसलिए ये काम किसी हल्के व्यक्ति को सौंपा गया। एलिजा ने खुद ही मदद की। सैम की मदद से वो बाल्टी में बैठ गई और धीरे धीरे रस्सी के सहारे आगे बढ़ी। वो दूसरी तरफ पहुंचने ही वाली थी कि रस्सी अचानक टूट गई। तेज आवाज ने तुरंत सांप के सिर का ध्यान खींचा। जैसे ही एलिजा ऊपर चढ़ने लगी, सांप का सिर पानी से बाहर निकल आया और उस पर हमला कर दिया। सैम ने ठीक समय पर गोली चला दी, जिससे वो उसके जबड़े से बच गई। लेकिन दूसरी नाव का इंजन बहुत पुराना और टूटा हुआ था, जिसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि सैम के पास अब गोलियां नहीं थी और सांप का सिर अभी भी पानी में सक्रिय था। वे थक गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि रिकॉर्डो पास में ही कुछ काम कर रहा है। उसने एक डिब्बे से एक कैटफिश निकाली, उसे एक धातु की डोर में फंसाया और पानी में फेंक दिया। वो सांप के सिर को पानी में फंसाने की योजना बना रहा था। राक्षस ने चारा खा लिया, लेकिन वो सीधे रिकॉर्डो पर आ गया। गनीमत रही कि वो समय रहते बच गया और उसने बंदूक से उस जीव का सिर उड़ा दिया। बदला लेने के लिए उसने उसका दिल निकाल लिया और वहीं पर उसे भून डाला। रिकॉर्डो को दिल का पहला निवाला तसल्ली से खाते देख सभी को लगा कि अब सब खत्म हो गया। उनकी तनावग्रस्त नसें अभी शांत ही हुई थी कि अगले ही पल एक और भी बड़े सांप का सिर रिकॉर्डो पर झपटा। इस बार रिकॉर्डो बच नहीं सका, उसे सीधे पानी में खींच लिया गया। वे ये देखकर डर गए कि वहां एक से ज्यादा सांप के सिर थे। बचे हुए लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ग्रिल के पलटने से पास में ही एक गैस टैंक और बंदूक में आग लग गई थी। मैरी को जब तक कुछ समझ आता, तभी आग की लपटों से गर्म हुई बंदूक अचानक चल गई। गोली मैरी के सिर में जा लगी और उसकी तुरंत मौत हो गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
गैस टैंक रॉकेट की तरह ऊपर की ओर उछला और सीधा एलिजा के घर पर आ गिरा। छत पर एलिजा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाती, उसके नीचे वाले कमरे में आग लग गई। फिर गैस टैंक में विस्फोट हो गया। विस्फोट की लहर ने एलिजा को पानी में फेंक दिया और सैम उसे बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो उसे वापस खींच रहा था, एक सांप का सिर पूरी गति से उनकी ओर दौड़ा। सैम को समय देने के लिए एलिजा की माँ ग्लोरिया ने चाकू से अपनी हथेली काट ली और उसे पानी में रखा ताकि वो सांप को दूर ले जा सके। खून काम कर गया। सैम ने मौके का फायदा उठाते हुए एलिजा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन ग्लोरिया अब गंभीर खतरे में थी। सांप का सिर हाउस बोट पर चढ़ गया। हालांकि डैन ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे पकड़ लिया और एक झटके में उसके निचले शरीर को काट डाला। अपनी माँ को खुदकुशी करते देख एलिजा दुख से भर गई। अब उनमें से केवल 3 ही जीवित बचे थे। सुरक्षा के लिए सैम ने एलिजा को छत पर खींच लिया, लेकिन सांप का सिर हार मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार हाउस बोट पर हमला करने लगा, उनकी आखिरी शरण स्थली को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। लगातार हमले के कारण हाउस बोट धीरे धीरे डूबने लगी। तीनों बचे लोग असहाय थे। उनके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उफनती नदी छत को निगलने वाली थी, एक एयरबोट धीरे धीरे पास आए। तीनों बचे लोगों ने नीचे छुपे खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए घबराहट में हाथ हिलाया, लेकिन वे अपनी बात खत्म कर पाते तभी एक सांप के सिर ने अचानक हमला कर दिया, जिससे कई क्रू मेंबर पानी में गिर गए। एक व्यक्ति ने नाव पर वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन सांप का सिर पानी से बाहर आ गया और घूमते हुए प्रोपेलर से टकरा गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। सौभाग्य से 3 अन्य हाउस बोट पर चढ़ने में कामयाब रहे। उनके नेता जेफ ने बिना किसी आश्चर्य के इस नरसंहार को देखा। उन्होंने बस पूछा कि वहाँ कितने जीव थे। जब डैन ने उसे बताया कि वे पहले ही एक को मार चुके हैं, तो जेफ ने आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सांप के सिर की उत्पत्ति का खुलासा किया। उसने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों में ये इतने बड़े हो जाएंगे। अचानक एक सांप के सिर का पिछला पंख पानी में से होकर निकला। जेफ ने तुरंत एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट फेंका जो सीधे पंख पर लगा। यह इतनी तेज थी कि 2 गैंडे गिर पड़े। इनाम पाने के लिए वो आदमी पानी में उतरकर सांप के सिर को पकड़ने के लिए बेताब था, लेकिन पानी में जाने की बजाय वह जानवर बाहर निकला और उसे पूरा निगल गया। जेफ उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन खुद भी खतरे में पड़ गया। आखिरी मौके पर सैम ने एक फ्लेयर फायर किया, जिससे सांप का सिर दूर चला गया और जेफ की जान बच गई। जेफ वापस नाव पर चढ़ गया और तुरंत राक्षस का पीछा करने के लिए उन्हें ले गया। वे रात में उसका पीछा करते रहे और आखिरकार उस अजीब मछली पकड़ने वाली नाव के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें सांप के सिर का ठिकाना मिला। अंदर उन्हें एक मरा हुआ सांप का सिर मिला। जेफ ने बताया कि उसने 3 सांप के सिर खरीदे थे, 2 मर चुके थे, सिर्फ एक बचा था। उसे जिंदा पकड़ने के लिए जेफ ने सैम पर बंदूक तान दी और उसे पहले अंदर जाने के लिए मजबूर किया। सैम ने अनिच्छा से आज्ञा मानी। अचानक एक बहुत बड़ा सांप, जो दूसरों से बहुत बड़ा था, छाया से बाहर आया और जेफ और एक अन्य शिकारी को तुरंत मार डाला। इस अफरा तफरी में सैम एलिजा और डैन के साथ मान से भाग निकला और एयरबोट पर वापस आ गया। पीछा करते हुए डैन पानी में गिर गया, लेकिन एक कीचड़ भरे किनारे पर चढ़ने में कामयाब रहा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह महसूस करते हुए कि वे राक्षस से बच नहीं सकते, सैम ने एयरबोट को पेड़ों के ठूंठों के झुंड की ओर मोड़ दिया। टक्कर से प्रोपेलर के चारों ओर लगा सुरक्षात्मक पिंजरा टूट गया। विशाल सांप का सिर उसके पीछे पीछे आया और खुद को खुली घूमती हुई ब्लेड से टकराया। वो टुकड़ों में बट गया और तुरंत मर गया। थके हुए और राहत महसूस करते हुए सैम और एलिजा ने एक दूसरे को चूमा। फिर उन्हें डैन की याद आई और वे उसे खोजने के लिए वापस मुड़े तो देखा कि वो कीचड़ में फंसा हुआ है, चिल्ला रहा है और दर्जनों छोटे फ्रैंकेनफिश उसकी ओर झुंड बनाकर आ रहे हैं। कहानी इस गंभीर नोट पर समाप्त होती है, जिसका अर्थ है कि खतरा अभी टला नहीं है और डैन का भाग्य अनिश्चित है।